कवि, संस्कृत कर्मी, कला आलोचक और यात्रा वृत्तांतकार, केंद्रीय साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित डॉक्टर व्यास भारतीय कलाओं के मौलिक चिंतन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। आपकी 23 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें कला विषय पर कलामन, रंगनाद, कलावाक, भारतीय कला, सांस्कृतिक राजस्थान, सौंदर्य के सत्यान्वेषी, रस निरंजन जैसी विशिष्ट पुस्तकें सम्मिलित हैं। ललित कला अकादमी से प्रकाशित समकालीन कला और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की आकृति के आप अतिथि संपादक रहे हैं। आपके यात्रा वृत्तांत डेजर्ट कॉलिंग डीडी भारती और दूरदर्शन से प्रसारित हो चुके हैं। डॉक्टर राजेश व्यास ने भारत सरकार के लेखक प्रतिनिधि मंडल के रूप में फ्रांस में आयोजित पेरिस बुक फेयर 2021 तथा सांस्कृतिक राजदूत के रूप में 2018 में नेपाल में भाग लिया है। आपको साहित्य अकादमी के सर्वोच्च सम्मान के साथ साथ राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी का सर्वोच्च उस्ताद गणेशी लाल व्यास पद्य पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त राहुल सांकृत्यायन अवार्ड पत्रकारिता में विशिष्ट योगदान हेतु मानक अलंकरण जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप राजस्थान पत्रिका हेतु आर्ट एंड कल्चर कॉलम के नियमित लेखक हैं। हम पढ़ते हैं राजस्थान पत्रिका में आपको। साथ ही आप वर्तमान में संयुक्त निदेशक माननीय राज्यपाल राजस्थान के पद पर कार्यरत हैं। विचार गोष्ठी में आज के व्याख्यान हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आपको। धन्यवाद। अकादमी के अध्यक्ष जो शायद बाहर हैं, लक्ष्मण जी, लोकेश जैन जी, विद्यासागर जी, शैल चोयल जी, नाथुराम जी और बहुत सारे और लोग जो दिखाई दे रहे हैं, मुझे शायद नाम लूँगा तो लगता है कि व्याख्यान इसी में संपन्न हो जाएगा। बहरहाल मित्रों, आप सबसे संवाद मुझे लगता है बड़ा सुखद है इस रूप में कि हम लोग एक ऐसे विषय के नाते यहाँ एकत्र हुए हैं जो मुझे लगता है शाश्वत विषय है। जब तक कलाएँ जीवंत रहेगी तब तक कलाओं की समझ और बोध से जुड़ा कुछ न कुछ हम उसमें ऐड करते जाएंगे। और मुझे लगता है कि सीखना ताउम्र की प्रक्रिया होती है और जब सीखना बंद हो जाते हैं तो जीवन की गति भी थम जाती है। तो मुझे लगता है कि विषय बड़ा प्रासंगिक भी है और इस रूप में ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है कि भारतीय जो कला दृष्टि है, हम लोग निरंतर बहुत से स्तरों पर कलाओं से रूबरू होते हैं, लेकिन भारतीय जो कला दृष्टि है उसको लेकर अभी तक ऊहापोह की स्थिति हम लोगों के समक्ष है। और वो ऊहापोह की स्थिति शायद इसलिए है कि जो शुरुआत हम लोगों की हुई थी कलाओं से, जो है कलाओं की समझ से जुड़ी जो शुरुआत हुई थी देश में, वो बहुत व्यवस्थित रूप से हो नहीं पाई थी। देश लंबे समय तक गुलाम रहा और गुलाम रहने के बाद में जो कुछ शिक्षा दीक्षा हम लोगों को मिली, उस दीक्षा और शिक्षा ने जो बीज हम लोगों के अंदर अंकुरित किए, उससे हम भ्रम की स्थिति में बहुत से स्तरों पर भी तक चल रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मित्रों, मैं अपनी बात जो है, चूँकि कलाओं की समझ से जुड़ी बातों पर ही मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करूँगा और मैं व्याख्यान के बजाय ये कहूँगा आपसे कि एक प्रकार से संवाद करूँगा। एक छोटी सी उपनिषद की कथा है और मुझे लगा कि उस कथा के बहाने आप लोगों से संवाद की शुरुआत होनी चाहिए। और कथा इस तरह से कि गुरु जो है पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं, शिष्य उनके पास आता है गुरु के पास में और कहता है कि कुछ समझाइए, कुछ बताइए कि जीवन का सत्य क्या है। गुरु पेड़ से फल तोड़ने के लिए कहते हैं शिष्य को। शिष्य फल तोड़ता है पेड़ से, वो कहते हैं इस फल को पूरी तरह से तोड़ दो। शिष्य तोड़ देता है फल को। बोले क्या निकला? बोले बीज निकले। बोले इनको भी तोड़ दो। तोड़ देता है, बिखर जाता है सब कुछ जो है जमीन पर। कहता है और भी टुकड़े कर सकते हो तो कर दो इसके। पूछते अब क्या बचाए? बोले कुछ भी नहीं बचाए। और गुरु कहते हैं जो कुछ भी नहीं बचा है वही सारा सत्य है। इसी से एक वृक्ष फलेगा, फूलेगा और जीवन की नई आस, नई उम्मीद जो है खड़ी होगी। और आप हम सभी जानते हैं कि जब बीज धरती में समाता है फिर से पेड़ जो आच्छादित होता है।
तो मैं जो आपसे कह रहा था कि कला जो है वो ये कुछ नहीं है, जिसमें चाहे वो फिगरेटिव हो चाहे नॉन फिगरेटिव हो, वो कुछ नहीं में सारा कुछ समाया होता है कला में। और मैं समझता हूं कि यहीं से मैं प्रस्तावित भी करता हूं इस बात को कि जो कुछ नहीं है इसको अगर समझ लिया हमने तो मुझे लगता है कला रसिक बन जाएंगे हम, और फिर कलाओं से संपन्नता की ओर भी हम लोग सब अग्रसर हो जाएंगे। कल एक बात शुरुआत जब हुई थी, मैं सुन रहा था व्याख्यान जो है, और मैंने एक प्रश्न भी किया था अशोक भौमिक जी से जो है, मैं वहीं से अपनी बात शुरुआत कर रहा हूँ। कल जहाँ समाप्त हुई थी वहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ अपनी बात को। जहाँ सेरा से किसी ने पूछा कि आप जो चित्र बनाते हैं उनके बारे में थोड़ा कुछ समझा दीजिए मुझे, तो उसने कहा अगर समझा सकता, इसके बारे में व्याख्या कर सकता, तो मैं चित्र नहीं बनाता, लेखक होता, व्याख्याकार होता। ये मेरा काम नहीं है। और मैं भी मित्रों यही मानता हूं कि चित्र की कोई व्याख्या जो है काम कलाकार का नहीं होता, चित्र की व्याख्या करना। लेकिन इस महीन भेद को भी समझना होगा कि बगैर व्याख्या जो है कलाकृतियों को हम सहेज नहीं पाएंगे, कलाकृतियों के प्रति रसिकता जग नहीं पाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन यहां एक बात और उभर कर सामने आती है कि व्याख्या कौन सी हो। हम लोग कई बार शब्दों के भ्रम में बहुत से स्तरों पर उलझ जाते हैं। शब्दों का भ्रम इस रूप में भी होता है कि व्याख्या जो है वो केवल शब्दों की नहीं होती है, कई बार आग्रह पूर्वाग्रह भी व्याख्या का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि कलाकृति की व्याख्या और उसका प्रचार दोनों अलग अलग चीज है। अगर कलाकृति की व्याख्या प्रचार के रूप में, प्रोपेगेंडा के रूप में हो रही है, तो उससे किसी का भला नहीं होना है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन कलाकृति की व्याख्या उसके सौंदर्य बोध से जुड़ी हुई है और उसके जरिए कला के निकट हम लोग आ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की व्याख्या जो है कलाओं की बढ़त करती है। और बल्कि मुझे यह भी लगता है कि कलाओं को सहेजने का काम भी जो है इस तरह की व्याख्या करती है। और यह व्याख्या नहीं होने का परिणाम यह भी रहा है कि हम भारतीय कला की जो बारीकियां हैं, भारतीय कला की जो सूक्ष्मता है, भारतीय कलाओं का तात्विक जो विवेचन है, उससे बहुत से स्तरों पर महरूम भी हुए हैं। और ये बात जो नई पीढ़ी के लोग, उनके सामने मैं खास तौर से रखना भी चाहूँगा मित्रों, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कुछ बातें कह रहा हूँ आप लोगों से, वो मेरे अनुभव से जुड़ी हुई बातें हैं। और एक बात और स्पष्ट कर देता हूँ, मैं बहुतेरी बार व्याख्या कलाकृति की ऐसे संदर्भों से की जाती है जिसमें मूल कहीं नहीं होता है। हमने कहीं से सुन लिया, कहीं से ग्रहण कर लिया और उसी के आधार पर व्याख्या कर देते हैं। इस तरह की व्याख्या भी पूर्ण नहीं की जा सकती है और उससे भी कला के प्रति रसिकता नहीं जगेगी। तो मैं आप लोगों से जो कह रहा हूँ, यह भी बात जरूरी है कि अगर भरतमुनि के नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं, विष्णु धर्मोत्तर पुराण की हम लोग बात कर रहे हैं, शुक्र नीति सार की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब तक कि उसके मूल श्लोकों से हमारा साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक कि मूल ग्रंथ से हम रूबरू नहीं होंगे, तब तक शुद्ध रूप में कला मूल्यांकन में उसका उपयोग नहीं हो पाएगा। और यह नहीं होने का ही परिणाम है मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे यहां जो कुछ बना है पाठ्यक्रमों के नाम पर, वो एक रास्ता लिए हुए है, क्योंकि हमने अपनी कलाओं को शास्त्र से निरखा नहीं है। और जब शास्त्र से कलाओं को निरखेंगे नहीं, तो शायद मैं भी अगर आपसे जो कुछ कह रहा हूं उसमें संदर्भ अगर मौलिक नहीं होंगे, तो शायद ढंग से संप्रेषित में हो नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो इसको महीन भेद को समझने की मुझे लगता है जरूरत है कि ब्रिटिश काल में कलाओं का संस्थानीकरण तो हुआ निश्चित रूप से, लेकिन कलाओं से प्यार करना और कलाओं की समझ की दृष्टि से भ्रम का काम ज्यादा किया गया। मैं आपको बता रहा हूं 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी और उसके जरिए कला मूवमेंट चलाने का प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया था। आप सबने पढ़ा होगा इस बारे में, इसलिए मैं नहीं कहूंगा ज्यादा उसमें। लेकिन उसके पीछे भी मंशा क्या रही, इसको समझने की जरूरत है। यह वह समय था जब अंग्रेजों को थोड़ा बहुत पता लगने लग गया था कि बहुत लंबे समय तक हम लोग शासन नहीं कर पाएंगे अगर लोगों
से जुड़ाव नहीं हुआ हमारा, स्थानीय संस्कृति जो उससे हम लगाव नहीं बता पाए, जता नहीं पाए लगाव, तो शायद आने वाले समय में और संकटें बढ़ सकती है। और इसलिए इस तरह का एक मूवमेंट शुरू हुआ। लेकिन उसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई कि क्रमबद्ध कुछ चीज़ें हम लोगों के सामने सहेज ली गई, कनिंगम ने और जैसे जो मार्शल और जिस तरह के जो लोग थे उन्होंने, फर्ग्यूसन जो है उन सब ने। लेकिन आप देखिए वो जो लिखा गया भारतीय कलाओं के बारे में, जो कुछ ढूंढा गया पुरातत्व के जरिए जो है, उस सब में यूरोपीय दृष्टि हावी रही है। बल्कि मुझे कई बार यह भी लगता है जब मैं पढ़ता हूं उन चीज़ों को कि उस सब में जो कुछ उभर कर सामने आता है उसमें यह भी स्थापित करने का बार बार प्रयास किया गया है कि भारतीय कलाओं पर पश्चिम का प्रभाव पहले से ही रहा है, पूर्व पर पश्चिम का प्रभाव पहले से ही रहा है। तो ये जो यूरोपीय दृष्टि मुझे जो लगी है, उस दृष्टि के कारण हम लोग अपनी कलाओं के अंतर्निहित में जान नहीं पाए। और ऐसे दौर में आनंद कुमार स्वामी का अवतरण एक प्रकार से होता है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मित्रों, आप लोगों के सामने एक खास बात मैं कला सौंदर्य बोध से कह रहा हूं, इसलिए जोड़ रहा हूं आपको। आनंद कुमार स्वामी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा सबने, लेकिन उसकी खास बात बताऊं कि आनंद कुमार स्वामी का कला से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं था। आनंद कुमार स्वामी मूलतः वैज्ञानिक थे, साइंस की पढ़ाई की थी उन्होंने। उनकी माता अंग्रेज थी और पिता सिंहली थे आनंद कुमार स्वामी के, और वो खुद वैज्ञानिक थे, उत्खनन का काम करते थे, डायरेक्टर उत्खनन थे वो। और उत्खनन का कार्य करते करते जब पुरातत्व की वस्तुएं उत्खनन में निकलती थी तो उसको देखते थे। सबसे पहले नटराज की मूर्ति उनको उत्खनन में मिली, और फिर विष्णु के, कृष्ण की त्रिभंगी मुद्रा, विष्णु के जो विग्रह हैं बहुत सारे, 4 भुजा, शंख चक्रधारी, उन सब विग्रह जब उनको निकले तो उनको लगा कि ये क्या चीजें हैं, ये मूर्तियों में 4 हाथ कैसे हो सकते, व्यक्ति के तो 2 हाथ होते। नटराज की मूर्ति उन्होंने देखी, कैसी एक आभा जो चारों तरफ मंडी उस नटराज की मूर्ति के समक्ष है। और इन सब मूर्तियों को समझने के लिए फिर उन्होंने भारतीय शास्त्रों का सहारा लिया, और उस शास्त्रों के सहारा लेने से उन्हें पता लगा कि जो मूर्तियां निकली है उत्खनन में वो बहुत गूढ़ अर्थ लिए हुए हैं। लेकिन उनकी बात सुनता कौन? आनंद कुमार स्वामी की। उनकी बात कोई सुनने वाला इसलिए नहीं था कि पहले से ये स्थापित कर दिया गया था पश्चिम में कि भारतीय कलाएं धर्म प्रेरित है, और वहां पर मौलिक उनका कुछ भी नहीं है। ये लोग आडंबर में जीते हैं, रूढ़िवादी लोग हैं, कला सारी धर्म से जुड़ी हुई है इनकी, और बिल्कुल ये आंख मूंद कर जो है मूर्तियों को देखना जानते हैं। इनको व्यक्तिगत इनका कोई कलाओं से लेन देन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं मित्रों, आप लोग पढ़िए, पता लगेगा आपको। विलियम आर्चर जो एक नाटककार है, अवनींद्रनाथ टैगोर की कलाकृतियों पे उन्होंने इतनी खिंचाई की रविन्द्रनाथ टैगोर की। उन्होंने कहा विलियम आर्चर ने कि अवनींद्रनाथ टैगोर जो बनाते हैं लक्ष्य विहीन रेखाएं हैं उनकी, क्षीण प्रकाश है उसमें, जो कुछ वो बना रहे हैं प्रकाश क्षीण होता जाता है, वहां पर कोई अनुपात समानुपात नहीं है। और चित्रकार अवनींद्रनाथ को पता ही नहीं है कि वो कल्पना की बजाय भ्रम के शिकार है। ये मैं लैंग्वेज एग्जैक्ट वही इस्तेमाल कर रहा हूं जो उन्होंने लिखी है आर्चर ने, मैं आपको बता रहा हूं। और ये विलियम आर्चर जैसो ने इसलिए किया कि तिष्य रक्षिता नाम की एक पेंटिंग जो है उसकी पूरी एक श्रृंखला बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने। वो एक पेंटिंग विक्टोरिया ने इतनी पसंद आई, विक्टोरिया ने ले ली थी वो पेंटिंग। आज भी हमारे यहां नहीं है वो पेंटिंग, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं एक और पेंटिंग की बात कर रहा हूं, तिष्य रक्षिता का। मैंने लिखा भी था उसके बारे में कि तिष्य रक्षिता आप सभी जानते हैं, बड़ा संदर्भ है तिष्य रक्षिता का जो है। अशोक की पत्नी तिष्य रक्षिता है, और अशोक ने उससे तब विवाह किया था जब वो वयोवृद्ध हो चुका था। लेकिन यह वह समय भी था जब अशोक बौद्ध भिक्षुओं के चक्कर में भी पड़ गया था, तो टाइम बहुत नहीं दे पाता था। बोधि वृक्ष के अशोक जो है, उसको लगता था तिष्य रक्षिता कि मेरी शौत कोई है तो ये बोधि वृक्ष है, इसलिए वो बोधि वृक्ष को काटना, जड़ से उखाड़ के फेंकना चाहती थी। लेकिन एक चित्र उसका बहुत ही खूबसूरत सा चित्र है, मैं ढूंढ रहा हूं बहुत टाइम से, कोई आप में से मदद कर सके तो। वो चित्र ऐसा है जिसमें अशोक के पुत्र की आंखें निकाल लेती है तिष्य रक्षिता। ये इतिहास में है ये प्रसंग जो है। और आंखें निकालने के बाद में क्रुद्ध वो सिंहनी की भांति एक चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया हुआ उसका तिष्य रक्षिता का, जिसमें उसके बड़े बड़े स्तन हैं मातुकाओं के रूप में जो है। हमारे यहाँ मातुकाओं का जो स्वरूप है आप देखिए कैसा है, उनके स्तन बहुत बड़े बड़े मिलेंगे मातुकाओं के,
एलोरा में जाइए आप, लक्ष्मी का स्वरूप देखिए आप, अंदर घुसते ही जो है, तो वो जो स्वरूप है उसमें बड़ा क्रुद्ध उसका वो है, और आंखें निकालने के बाद का वो है उसमें कि वो बिल्कुल जैसे उसने बदला ले लिया, और वो आंखें इसलिए निकाल लेती प्रणय निवेदन करती है अशोक के पुत्र से, और वो कहता है आप तो मेरी माँ हो, वो ठुकरा देता है प्रणय निवेदन, और उसके बाद वो मुद्रा देके अपनी जो शासकीय मुद्रा जो होती है उसके जरिए उसके आंख, ये कहानी है पूरी, ऐतिहासिक आख्यान है, इस पे नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इस पे पूरी एक श्रृंखला चित्रों की बनी थी, वो चित्र पता नहीं कहाँ है, और मुझे लगता है कि कुबेरनाथ राय ने जो है इसकी टिप्पणी की थी, उन्होंने उसको इससे जोड़ा था कि तिष्य रक्षिता का एक मतलब जो होता है पुष्य नक्षत्र भी होता है, और उन्होंने मातुका से उसका संबंध भी जोड़ा है कि मातुकाएं जो बड़े स्तन बड़े बड़े होते हैं, और मातुकाओं का मतलब उसमें वो चित्र लोगों ने तो इस रूप में व्याख्या की उसकी कि वो बदले का चित्र है उसका, लेकिन उन्होंने बड़ा खूबसूरत सी उसकी व्यंजना की, मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि उसके अंदर मां बनने की एक प्यास मौजूद थी तिष्य रक्षिता में, यह चित्र उसका प्रतीक है। तो मित्रों, मैं जो आपसे कह रहा था, इस चित्र का संदर्भ मैंने इसलिए दिया आप लोगों को, जो है संदर्भ से मुक्त होकर कोई कला आगे बढ़ नहीं सकती, मैं आपको बता रहा हूं, बशर्ते कि वो संदर्भ कला नहीं बन जाए। दोनों चीजों में महीन भेद है। हम संदर्भ से कला का सृजन नहीं करें, लेकिन बगैर किसी संदर्भ के, बगैर जमीन के व्यक्ति का अस्तित्व नहीं रहता, मैं आपको बता रहा हूं। और कलाओं का अस्तित्व इसलिए रहा नहीं है बहुत से स्तरों पर। मैं कल जो कह रहा था वही बात कह रहा था कि बहुत सी कलाकृतियां संदर्भ विहीन होकर हम लोगों से दूर चली गई है, और वो इसलिए चली गई कि ब्रिटिश जो शासन आया उसमें कलाओं की रसिकता जगाने के लिए कोई प्रयास नहीं हुआ। कलाओं का क्रमबद्ध इतिहास तो लिखा गया, लेकिन रसिकता जगाने का प्रयास नहीं, और वो चाहते भी नहीं थे शायद कि रसिकता कलाओं के प्रति जगे। और इसीलिए आप देखिए जो पाठ्य पुस्तकें बनी है अभी तक, मुझे कई बार पीड़ा होती है, मैं आपको बता रहा हूं, उन पाठ्य पुस्तकों में कलाओं का विभाजन कर रखा है कि इस दौर में ये, इस दौर में ये, इसलिए ये मुगल काल, फिर ये मौर्य काल, फिर ये गुप्त काल, फिर ये सारी चीजें करके, और एक जैसा ही सामग्री सारी पाठ्य पुस्तकों में मिलेगी आपको, एक जैसी सामग्री, थोड़ा बहुत फेरबदल करके, कहीं कोई नई चीज नहीं है उसमें। तो आप बताइए, कला की पाठ्य पुस्तक आप लोग पढ़ेंगे या इतिहास की कोई अन्य पाठ्य पुस्तक, उसमें भेद क्या रह गया? ये महीन भेद समझाया नहीं गया हम लोगों को। और मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जब मैं लूर गया, अभी पेरिस जब मैं गया, वहां पर मुझे भी बहुत सा था, लगा था कि भारतीय कलाएं जो है उससे ज्यादा बेहतर यूरोपीय कलाएं होगी, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब लूर संग्रहालय में घूमता रहा 2-3 घंटे तक, जो है 1 घंटे तक तो बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं आपको बता रहा हूं। मोनालिसा की पेंटिंग बड़ी छोटी, बहुत ज्यादा आकार नहीं बढ़ा उसका, छोटी आकार में है वो। लेकिन जब 1-1.5 घंटे तक के बाद में एक रसहीनता का दौर शुरू हो गया, मुझे लगा एक जैसे ही एक रास्ता उस पूरी गैलरी में जो है पसरी हुई है, और वहां भी वही चित्र हुई चीजें हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं। पेरिस में भी जो है कि वहां कलाकृतियां राजा महाराजाओं को खुश करने के लिए उनके परिवारों की बनी हुई सारी सामंती सारी चीजें कलाकृतियां। और 1764 के बाद में फ्रांस में भी कला आलोचना का दौर प्रारंभ हुआ था, और यह तय किया गया था कि कोई कलाकृति अगर कला वीथिका में प्रदर्शित होती है तो उससे पहले कला आलोचक की आंख से गुजरे हो, और कला आलोचकों के भी पैरामीटर तय किए गए थे। तो एक व्यवस्थित ढंग से कलाकृतियां जो है सामने आने लगी थी, मैं आपको बता रहा हूं। तो हम लोग कई बार अपने आप को बड़ा वो कर लेते हैं, तो उसको भी मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है कि उसमें हम लोग नहीं जाएं। और व्याख्या की आवश्यकता की एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक बात और आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं तमाम कलाओं से मेरे सरोकार रहे, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रकला, इन तमाम कलाओं से रसिक, एक प्रकार से यूं कह सकता हूं कला रसिक मैं हूं। पंडित रविशंकर की किताब है रागमाला, उनकी आत्मकथा है। मैं जो अपनी बात कह रहा हूं उसको उससे जोड़ रहा हूं, आप देखिए। पंडित रविशंकर के शो होते थे सितार के बाहर विदेश में जो है, और उन्होंने इस बात को फील किया, अनुभव किया कि जब उनकी सितार प्रस्तुति होती है तो लोग तो बहुत सारे आते हैं टिकट खरीद के, लेकिन उन्होंने लिखा इस बात को कि वो टिकट खरीद के आते हैं तो ये मान के चलते हैं कि हमने इतना पैसा लगा दिया, अब तो फुल आनंद, फुल एंजॉयमेंट हमें करना है। तो वो पैसे खरीद के आते जरूर प्रेक्षागृह में, लेकिन आने के बाद में तमाम जो लोग हैं, वो श्रोता जो है, वो अनर्गल हरकतें, कोई मद्यपान कर रहा है, कोई वहीं पर जो है धूम्रपान कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है,
और उसके बाद उन्होंने फील किया कि उससे उनकी एकाग्रता भंग होती है सितार बजाने की। उनको यह भी लगा कि ये लोग केवल मनोरंजन के नाम पे आते हैं, इस कला को समझते ही नहीं है। और उन्होंने तय किया कि मैं अपने सितार बजाने से पहले थोड़ी सी उसकी व्याख्या करूँगा। और उन्होंने व्याख्या करनी शुरू की कि ये राग कौन सा है, किस समय में इसको बजाते हैं तो इसकी ये अर्थ ध्वनित होता है, और मैं जो आरोह अवरोह जो इसमें है, उसके अलावा जो छंद बनता है सितार का जो है। और उसके बाद उन्होंने ये महसूस किया कि बहुत सारे लोग और आने लग गए और बिल्कुल तन्मय होकर उनके सितार को सुनने लगे। और पंडित रविशंकर उसके बाद ही पंडित रविशंकर के रूप में जाने लगे। पहले उनका नाम रविंद्र था, और उसके बाद रविशंकर कहते हैं कि रविंद्र में मुझे लगा कि मैं शायद बंगाली पुटारा, कि मैं बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैंने अपना नाम परिवर्तित किया। मैंने कहा केवल मैं रवि हूँ। तो मित्रों, ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि बेसिक समझ जो है कलाओं की, जो है सौंदर्य की, जो जुड़ाव है, वह आपको संदर्भ से, सूचना से मिल सकती है। और आनंद कुमार स्वामी ने यही किया मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं। मुझे कई बार लगता है कि आनंद कुमार स्वामी अगर नहीं होते तो शायद मैं यहां भी खड़ा नहीं होता। थोड़ा बहुत भी चर्चा हम अपनी कलाओं की नहीं कर पाते। उन्होंने विभाजन किया, 2 उनकी राजपूतना पेंटिंग नाम से वॉल्यूम उनके आए। उन्होंने बताया कि मुगल पेंटिंग को अलग नहीं, उसका नाता धर्म से नहीं है। मुगल पेंटिंग का जो है, मुगल पेंटिंग मुगल दरबारों में जो कलाकार रहकर जिन्होंने सर्जन किया, वो मुगल पेंटिंग है। ऐसे ही पहाड़ी पेंटिंग के बारे में उन्होंने पूरा बसोहली और जीती कांगड़ा की जो पेंटिंग, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात आनंद कुमार स्वामी की स्थापना जो यह भी रही है, वो कहते हैं कि कलाएं भावों से, भंगिमाओं से कम्युनिकेट होती है, उससे सौंदर्य से जुड़ती है कलाएं जो है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो या फिर आकृतिमूलक कलाएं जो है। तो मैं इसलिए आपसे करता हूं कि विलियम आर्चर की मैं बात कर रहा था कि विलियम आर्चर ने जब भारतीय कलाओं की खिल्ली उड़ानी शुरू की, भारतीय कलाओं के बारे में बहुत कुछ अनर्गल कहना शुरू किया, उस दौर में एक खूबसूरत सी बात और हुई मित्रों, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो किताब कहीं प्रकाश में नहीं आती। उसके जवाब में विलियम आर्चर ने जो लिखा, महर्षि अरविंद ने किताब लिखी फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। बहुत ही खूबसूरत किताब है। महर्षि अरविंद को हम केवल योगी के रूप में जानते हैं, या बहुत थोड़ा बहुत और उनके अध्यात्म के रूप में हम लोग पहचान करते हैं, पर कलाओं पर बहुत बेहतरीन किताब उन्होंने विलियम आर्चर को जवाब देने के लिए पूरी एक किताब जो उन्होंने लिखी, उन्होंने महर्षि अरविंद ने, फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, वो उनकी पब्लिश की हुई किताब, इनकी महर्षि में योगी संस्थान की जो वहाँ पे अरविंद सोसाइटी का द्वारा जो है। बहरहाल जो मैं आपसे कह रहा था कि पाठ्य पुस्तकों से कलाबोध इसलिए नहीं हो पाता है। कई बार हम लोगों में प्रश्न खड़ा होता है कि हम लोग तो इतना पढ़ते करते हैं, फिर भी जो है डटना पड़ता है, अन्यथा फेल हो जाते हैं। आप सोचिए, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, मैंने MBA किया था, लेकिन कलाओं की रसिकता ऐसे ही आती है, मैं आपको बता रहा हूं, जब आप उसमें ध्यान की मांग कर। शुक्र नीति में बहुत अच्छी बात कही हुई, और ये बात आनंद कुमार स्वामी ने समझी इस बात को कि किसी भी मूर्ति को ध्यान के बगैर समझने का और कोई साधन नहीं है। और मित्रों, मैं भी प्रस्तावित करता हूं कि कोई भी कला हो, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, नृत्य हो, नाट्य हो, या फिर हमारी तमाम जो चित्रकला है, अगर उसमें ध्यान नहीं है तो सौंदर्य का ज्ञान भी आपको नहीं होगा। शास्त्रीय संगीत में जब शुरुआत में हम लोग बैठते हैं तो ऊब सी होती है, जब आलाप ले रहा होता है वो, लेकिन जैसे जैसे हम उसको सहन कर लेते हैं उस आलाप को, आप उसके सौंदर्यान्वेषण से जुड़ जाते हैं और आपको अच्छी लगने लगती है शास्त्रीय संगीत में, आपको बता रहा हूं। क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा लगता है। पढ़ाई भी हम लोग, आप देखिए, कई बार मैं इसको फील करता हूं, जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो ऊब सी होती है, आध पौन घंटे तक मन नहीं लगता है, उसके बाद मन लग जाता है। तो शुरुआत बड़ी मुश्किल होती है। तो शुरुआत अगर हो गई तो मुझे लगता है कि बौद्धिक समझ भी हो सकती है। तो मैं ये भी कह रहा था कि पाठ्य पुस्तकें भी जरूरी बेसिक नॉलेज के लिए, सूचनाएं जरूरी है बेसिक नॉलेज के लिए, संदर्भ जरूरी है बेसिक नॉलेज के लिए, लेकिन इससे कला की व्याख्या नहीं हो सकती। मैं ऐसा मानता हूं कि कला की व्याख्या तो कला रसिक बनकर ही की जा सकती है, और इसी की मुझे लगता है ज्यादा सर जरूरत भी है कि अगर हम कला से एक मेक हो गए तो फिर कलाओं को बहुत गहरे से हम समझ सकते हैं। राय कृष्ण दास ने, आप देखिए, भारत भवन की स्थापना की, भारत कला भवन की, बनारस में। आप कभी गए हो तो पता नहीं मुझे। एलिस बोनर कला भी थी भी वहाँ पर, मैं गया था बहुत पहले। और वो एलिस बोनर का नाम इसलिए रहा हूँ कि वो एलिस बोनर वही है जो उदय शंकर का नृत्य देखती है और इतना मुग्ध हो जाती है नृत्य देख के कि वहाँ से ज्यूरिख से जो मूर्तिकार है वो ये
आ जाती है बनारस में, वहीं बस जाती है। उदय शंकर कौन है पता है आपको? रविशंकर के भाई। और उदय शंकर प्रसिद्ध कैसे हुए कि गौरी नृत्य जो उदयपुर का जो नृत्य है, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, तमाम नृत्यों के मेल से एक नई शैली नृत्य की उन्होंने ईजाद कर दी। तो मैं आपसे कह रहा था कि बीज कहीं न कहीं किसी कला का एक बड़ी कला में छुपा होता है, और ये बात आप मिनिएचर पेंटिंग से भी समझ सकते हैं इस बात को जो है। मिनिएचर पेंटिंग की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि रागमाला की जितनी पेंटिंग्स हमारे यहाँ बनी है, मैं खुद पहले सोचता था कि रागमाला की पेंटिंग क्यों देखूं मैं, मिनिएचर पेंटिंग क्यों देखूं, क्या है, कुछ नहीं है। गीत गोविंद ने जो लिखा है, जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखा है उसी की तो सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, या 12 मासा जो उस पर सृजित की गई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उन कलाकृतियों के नज़दीक गया, मैं आपको बता रहा हूँ, निकट गया मैं जैसे जैसे, मुझे लगा बहुत कुछ महत्वपूर्ण मैंने पा लिया है, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण संदर्भ, इतनी गूढ़ ज्ञान उन कलाकृतियों में है, और आप भी अगर गौर करेंगे तो पा लेंगे उसको। राय कृष्ण दास जी ने एक बहुत खूबसूरत सी व्यंजना की है रागमाला के एक चित्र की। 1650 के एक चित्र की बात कर रहे हैं राय कृष्ण दास, और वो कह रहे हैं कि एक राजस्थान का चित्र मैं देखता हूं पुराना जो है, और उसमें नायक को पंखा जल रही है। हम लोग जब उसको देखते हैं तो कहते हैं, बिल्कुल ये लगता है कि नायिका को पंखा जल रही है। उसकी व्याख्या ये कर दी गई कि श्रम की देखिए महत्व, श्रम का महत्व। लेकिन उसमें एक बारीक चीज है, उसमें आप देखिए, राय कृष्ण दास कहते हैं नायिका अपने केली के दिनों को याद कर रही है, और कैनवस पर जो है घनी वनस्पतियों के साथ लाल पृष्ठभूमि के अंतराल में उस स्मृति को थोड़े से स्पेस में संजो दिया गया है। वो पंखा जल रही है नायिका, स्मृति में उसके वो दिखाई दे रहा है। मैंने उदाहरण इसलिए दिया आप लोगों को कि ये स्मृतियों का जो कोलाज है आपको रागमाला के चित्रों में मिलेगा, बल्कि तमाम जो मिनिएचर पेंटिंग है उसके मूल में आप जाएंगे तो कहीं न कहीं कोई इस तरह की चीज आपको मिलेगी। थोड़ा सा उसका अवलोकन ढंग से करेंगे तो ये स्मृति की संपत्ति आप भी पा सकते हैं। इसलिए राय कृष्ण दास ने कहा कि वहां श्रम का मामला नहीं है, वो स्मृति की संपत्ति है, वो जो चित्र जो है। तो उसको उस रूप में मुझे लगता है कि देखे जाने की भी जरूरत है। और ज़्यादा नहीं, सैल चोयल जी मेरी बात को पुष्टि करेंगे। मुकुंद लाट जी के पास एक दिन मैं बैठा हुआ था, मुकुंद जी से बड़े अच्छे रिश्ते रहे हमारे। जसराज जी जब आते थे उन्हीं के यहाँ रुकते थे। तो उन्होंने ब्रिटिश जो है, अभी भी आप देखिए जब जाते हैं वहाँ पे बाहर, तो एथनोम्यूजिकोलॉजी कहते हैं हमारे यहाँ संगीत को, एथनोफिलोसफी से अभिहित करते हैं हमारे जो दर्शन को जो है। आपको पता है एथनोम्यूजिकोलॉजी क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं, वो कहते हैं कि एक संस्कृति विशेष से, एक परंपरा विशेष से जुड़ा हुआ संगीत, यानी वो खुद तो सार्वभौमिक है, और भारतीय जो चीजें हैं वो एक संकुचित दायरे में बनी हुई है। ये जो आग्रह है उनका, इसको आप गौर करेंगे तो भारतीय कलाओं से आपको प्यार भी होगा। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम लोगों को भारतीय कलाओं से प्यार करना सिखाया नहीं गया है। मुझे सैल चोयल जी की एक पेंटिंग बहुत खूबसूरत लगती है, मैंने उस पर लिखा भी है, वो कल शायद दिखाई भी थी, वो क्यों नाथद द्वारा की चित्र शैली पिछवाई जो है उसमें, उसके जैसे जो गायें जो है, इतना बेहतरीन पुनराविष्कार एक प्रकार से आधुनिकी में जो है उस पुरानी। और सबने क्या, आप देखिए, आप रजा जो है सतपुड़ा के पहाड़ों का चित्रांकन किया करते थे कभी, लैंडस्केप जो है, और करते करते वो बिंदु में रजा आ जाते हैं। गायतोंडे ने लोक कलाओं से ही शुरुआत की थी, मैं आपको बता रहा हूं। वो जो रंग गायतोंडे के दिखते हैं, उन रंगों का इंद्रियकरण ही तो है सारा। रामचंद्रन के चित्र देख लीजिए आप सारे, जो आदिवासी जो कलाकृतियां रही है उसी का सारा रूपांकन है। और मैं बल्कि एक बात और प्रस्तावित करता हूं, भीमबेटका की गुफाओं में या पुरानी गुफा चित्रों में आप जाएंगे तो वहां आदिवासी लोगों ने जो चित्र उकेरे हैं, आदिम जो कला रही है, उसमें इतना अनुपात, समानुपात और लय है कि आप कोई उसमें कमी नहीं निकाल सकते उन चित्रों में। और लोक कलाकारों ने, आदिवासी कलाकारों ने एक खास बात यह भी की अपने चित्रों में कि मनुष्य को मनुष्यवत जैसा है वैसा नहीं दिखाकर उसकी प्रवृत्ति से जोड़ा है। जानवर बनाया तो उसकी जो शक्ति है, उसकी जो कमजोरी है, उसको रूपायित किया चित्रों में जो है।
मुझे इस जब बात कर रहा हूँ तो खास बात याद है, स्वामीनाथन की बात याद है। स्वामीनाथन जी कोरवा जो आदिवासी है वहाँ पे मध्य प्रदेश में जो है, वहाँ जाते हैं अपने मित्रों के साथ में और देखते हैं कि वहाँ के जो आदिवासी जिनको अक्षर ज्ञान नहीं है और उनके चित्र देखते हैं तो उसमें अक्षर जो है लिखे हुए हैं उन चित्रों में, जो बल्कि पूरे के पूरे 1-2 जगह तो सेंटेंस लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ। और उनको आश्चर्य होता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये आदिवासी कभी अक्षर ज्ञान किया ही नहीं, फिर इन्होंने अक्षर कैसे उकेर दिए अपनी कैनवास पर जो है। उसकी बहुत सुंदर सी कहानी पता चली कि आदिवासियों ने देखा कि जब यहाँ पर कोई तहसीलदार या कोई अधिकारी आता है सुदूर आदिवासी इलाके में, तो कुछ लिख के देता है स्थानीय आदमी को, जो स्थानीय पढ़ा लिखा होता है उस लिखे हुए को मान के तुरंत उनको कुछ न कुछ खाद्य सामग्री या कुछ और चीज़ें जरूरत की चीज़ दे देता है। तो उनको लगा कि ये जो अक्षर है ना इसमें बड़ी ताकत है, उनके लिए वो जादू हो गए अक्षर। और उस जादू को, उस अचंभे को उन्होंने अपनी कलाकृतियों में बुनना प्रारंभ कर दिया। मित्रों, इसीलिए भारतीय कला जीवन से जुड़ी रही है, चाहे आदिम कला हो, चाहे मिनिएचर कला हो, चाहे मुगल कला हो। मैं आपको बताना कि वहां हर काल में युग की जो व्यवस्थाएं हैं, युग से जुड़े अचंभे जो हैं, युग से जुड़ा जो सौंदर्य है वो प्रतिबिंबित हुआ है। और इसको मुझे लगता है देखेंगे तो कलाओं की सौंदर्य से बहुत और हम लोग जुड़ पाएंगे, और इसी से मुझे लगता है कि जुड़ने की भी जरूरत है। सांची का स्तूप देख लीजिए, भरूच की जो भी कलाएं देख लीजिए, उन सब में आपके बहुत जातक कथाओं का जो चित्रण हुआ है तमाम इसी तरह से है। पर मैं कुछ बात और आपसे इस रूप में करूंगा कि व्याख्या भी कलाकृति की कई बार इस तरह की होती है कि उससे हम कलाकृति के निकट नहीं जाते, बड़ी रसहीन व्याख्या होती है कई बार, क्योंकि बगैर समझ के अगर व्याख्या की गई तो टीपना हो जाता है, कटिंग पेस्टिंग हो जाती है, और उससे कला की समझ विकसित नहीं होती, सौंदर्य बोध नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब मैं समकालीन कला संपादित कर रहा था, एकलिंग जी महात्म्य एक पूरा चित्र ग्रंथ है मेवाड़ का जो है, मैं नाम नहीं लूँगा आप लोगों से, नाम बड़ा नाम है उनका, मैंने उनसे कहा कि एक चित्र मेरे लिए एक आर्टिकल लिख दीजिए आप। 4-5 बार मैंने उनसे संशोधन करवाया, वो उन्होंने एज इट इज जो शास्त्रों में था एज इट इज करके वो दे दिया मुझे। मित्रों, ऐसे लिखा नहीं जाता। अगर आप अपनी समझ नहीं घोलेंगे, आपकी सौंदर्य जो है उसको नहीं घोलेंगे, तब तक एकलिंग जी महात्म्य में निहित जो सौंदर्य है चित्रकृतियों में जो है, उससे दूसरों को भी आप जोड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से उस पर लिखा जाए। अगर लिखेंगे ढंग से तो उसमें आपकी खुद की समझ जरूरी है। और ये बात के एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को बताऊं कि सूचना और संदर्भ किस लिए उपयोगी होता है कलाओं में जो है। मैं बहुत पहले कोणार्क गया था अपने पेरेंट्स के साथ में, तो जैसा होता है आप लोगों ने भी किया होगा कि वहाँ सूर्य मंदिर के पास में बड़ा सा रथ का पहिया है सूर्य के, वहाँ मैंने भी फ़ोटो खिंचवा लिया और कोणार्क घूम के हम लोग आ गए। उसके 10 साल के बाद मैंने प्रतिभा राय का कोणार्क उपन्यास पढ़ा, और जब वो उपन्यास पढ़ा तो मुझे लगा मैं कोणार्क गया ही नहीं था। इसलिए लगा वो कि उसमें जो चंद्रभागा नदी और कोणार्क के सौंदर्य का चित्रांकन किया गया है, जिस छाया का जिक्र वहाँ किया गया है सूर्य की पत्नी छाया का, और जिस संदर्भ से वो वहाँ छाया का मंदिर जो बना हुआ है, उन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद मैं स्वप्न देखने लग गया कि कहीं ऐसा हो कि बारिश में नहा रहा हो कोणार्क का मंदिर और मैं उसका आस्वाद करूं, उन शिल्प का आस्वाद करूं जहां पर इस तरह खूबसूरत सा जो है शिल्प उकेरे गए हैं मंदिर के बाहर जो है दीवारों पर जो है। यह सूचना और संदर्भ काम करता है। अगर थोड़ी बहुत समझ आपको मिल जाए कलाकृति के बारे में, बल्कि मैं तो यह भी प्रस्तावित करता हूं कि जब कभी कोई कला प्रदर्शनी हो 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए उससे जोड़ी थोड़ी सी व्याख्यान हो जाए, तो उससे कोरिलेट करके अगर देखेगा तो कला रसिक जो है उसमें अपना भी कुछ जोड़ पाएगा, बल्कि आगे भी आने के लिए और ज़्यादा प्रेरित भी होगा। मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस रूप में अगर कलाओं का सौंदर्य बहुत विकसित किया जाता है तो उसका बहुत अधिक महत्व भी है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करके, जैसे पलुस्कर ने कहा था कि हमें तानसेन नहीं बनाने, हमें कानसेन बनाने। मैं भी ये कहता हूँ आपको, हमें कला मर्मज्ञ नहीं बनाने, कला रसिक बनाने। जब तक कला रसिक नहीं बनेंगे कला मर्मज्ञ की ओर आगे बढ़त होगी नहीं। तो इस रूप में मुझे कहने की जरूरत है। और कोई भी शास्त्र सौंदर्य की सीख नहीं दे सकता। रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा पढ़ने लग गए वो कि दोपहर से सांझ हो गई और इतने थक गए वो कि उनको लगा कि मैंने जो कुछ सौंदर्य के बारे में पढ़ा वो भी मैं भूल गया हूँ। और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब तो बहुत ज़्यादा बोर हो गए तो किताब अलग रख दी उन्होंने
वो बोले थोड़ा सा मैं सुस्ता लेता हूँ। तब तक रात हो गई, उन्होंने खिड़की से बाहर झांका तो चांद दिखा बहुत खूबसूरत सा, और वो दौड़ के बाहर गए अपने कमरे से और अपने आप को कहा, धत इतनी देर से मैं किताब में सौंदर्य को ढूंढ रहा था, सौंदर्य तो बाहर है कमरे से जो। तो सौंदर्य की तलाश शास्त्र में नहीं की जा सकती, सौंदर्य आपके मन से जुड़ा हुआ है। इसीलिए यामिनी कृष्णमूर्ति कहती है, नदी और नृत्य में समानता होती है, दोनों ही गति में जीवंत होते हैं। और मैं भी आप लोगों से कहता हूं मित्रों, कलाओं का जो सौंदर्य बोध है, कलाओं से जुड़ी जो रसिकता है, वो गत्यात्मक प्रवाह में ही आगे बढ़ती है। अगर वहां जड़त्व है कि हमारा जड़त्व मीन्स कोई आग्रह पूर्वाग्रह है कि नहीं इसको तो इसी रूप में देखा जाए, जो मैंने कह दिया कि इसमें ये चीज है, इसका मतलब जड़त्व आ गया है। कलाकार ने कलाकृति सिरज दी, उसके बाद वो मुक्त है वहां से, और आप अपने हिसाब से उसकी व्याख्या कर सकते हैं। हिम्मत शाह की मैंने कलाकृतियां जब टेराकोटा देखी, जो बाद में इब्राहिम अलका जी ने खरीद ली थी, होमेज टू राजस्थान एक पूरी सीरीज थी उनकी, और मैंने जनसत्ता में पूरी कवर स्टोरी लिखी उस समय, उस पर खंड खंड में अखंड। आप देखिए जो टूटन और फूटन जो होती है मिट्टी में जो है, उसको इतना बारीकी से सहेजा है सौंदर्य में उन्होंने। रस्सी है तो किस तरह से उन्होंने उसको रस्सी को भी जो है सिरजा है मूर्ति में जो है। तो ये जो खंड खंड में अखंड है तभी आ सकता है जब हम उसमें ध्यान करें। और मित्रों, मैं अंत में कुछ बातें और छोटी छोटी बातें आपसे कह रहा हूं, समय मुझे लगता है बहुत ज्यादा हो गया है, कि हम लोगों के साथ कई बार यह भी होता है कि हम शब्दों के जाल में फंस जाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप देखिए पिकासो ऑन आर्ट एक किताब, सभी बहुत फेमस किताब है पिकासो ऑन आर्ट से, और पिकासो ऑन आर्ट जो किताब है वो संपादित किताब है पिकासो के अलग अलग समय के जो विचार जो होते हैं उनके। और उसमें पिकासो एक जगह पे कहते हैं, वो कहते हैं कि कलाकृति में जितनी कम कला होगी उतनी वो महत्वपूर्ण होगी। हमने क्या किया, जितनी कम कला होगी उतनी महत्वपूर्ण होगी, इस पर कला का मतलब व्याख्या लगा दिया। यहां आप जाइए भारतीय संदर्भों में, कि भारतीय संदर्भ में कलाओं को चारु और कारू कहा गया है, और कम महत्व का मतलब वहां जहां जितनी कम कला का मतलब वो कह रहे हैं जितनी कम चतुराई होगी। आप देखिए कविता कोई देख दाग के नहीं सिरज सकता, कविताएं उपजती है। कैसे उपजती है मैं आपको बताऊं। मैं एलोरा गया, वहां पर मैंने रावण गुफा देखी, और मुझे बड़ा आश्चर्य, इतनी अद्भुत शिल्प है रावण गुफा का वो, कि वो रावण जो है कैलाश को उठा रहा है, हिला रहा है, और पार्वती है, शिव बिल्कुल ध्यानस्थ हैं, सखियां भाग रही है उसकी वहां पर जो है। और मुझे लगा कि क्या अद्भुत चित्र, जितनी बार देखें देखते रहे। आप देखिए कोविड के टाइम में जब वाल्मीकि रामायण पढ़ रहा था, पूरी रामायण पढ़ी मैंने, तो उसमें संदर्भ आता है कि रावण जो है मदमस्त होकर यमराज को हरा देता है। हराने के बाद रावण जो है पहले ही उसका छीन लेता है कुबेर से जो है विमान जो है उसका, और वहां से जब उसका विमान गुजरता है कैलाश के पास से, तो विमान डगमगाता है, और रावण उतरता है, कहता है कि किसकी हिम्मत है जो मेरे विमान को डगमगा, मैंने यमराज को हरा दिया है। नंदी मिलता है उसको कैलाश, कहता है भैया तुम दूर से ले जाओ यहाँ से, क्योंकि वर्जित क्षेत्र है, कैलाश जो वर्जित क्षेत्र है, ये शिव का क्षेत्र है। तो वो कहता है कि दिमाग खराब है कि तुम्हारा, कौन होता है शिव जो है, और वो उसको अपशब्द और कुछ कहता है। नंदी उसको कहता है कि मान जाओ तुम, तो वो कहता है बंदर से साथ तुम क्या करते हो। फिर नंदी श्राप देता है कि तेरा विनाश बंदरों के कारण होगा। खैर ये अलग कथा है। और रावण नहीं मानता, उसको कैलाश को हिलाता है, और आप सभी जानते हैं कि शिव अंगूठा जो है रखते हैं, और रावण रव करता है, कहता है युगों तक रावण जो है आर्तनाद करता है। तो उसके नाना हमेशा उसकी मदद करते हैं, सुमाली जो होते हैं, और वो उसको कहता है तेरे दिमाग खराब हो गया, ये शिव की तू वापस आराधना कर, तब कहीं से मुक्ति मिलेगी तेरे को इस पीड़ा से जो है। और वो कहता शिव कौन होता है, मैंने तो यमराज को हरा दिया। उनका सबसे देवों के देव महादेव ही है। और वो फिर जटाट फिर जाल के गले लंबित है, ये पूरा जो रावण रचित जो तांडव स्रोत है वो रचता है वो। और उसके बाद शिव उसको क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने के बाद में शिव कहते हैं भाई ठीक है तुम बहुत बलशाली हो। तो वो कहता है ये तो ठीक है, लेकिन मुझे कोई आप वरदान भी दिए, ये तो मानो कि मैंने इतना कैलाश को हिलाने का काम किया है। तो मुस्कुरा के शिव उसको चंद्रहास देते हैं। ये आप सोचिए कथा से अगर जुड़ता नहीं हो संदर्भ जो है, अगर उस शिल्प का जो है,
तो शिल्पी ने कितनी उसको जिया है, एक प्रकार से शिल्प में रूपांतरित किया। इसलिए आनंद कुमार स्वामी कहते हैं आर्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कलाएं रूपांतरण है, व्यक्ति को रूपांतरित कर देती है। तो इन सब चीज़ों के साथ जाएंगे तब आप देखेंगे। आर के लक्ष्मण के साथ मैं 3 दिन था यहाँ पे, और बहुत खूबसूरत सी बात उन्होंने कहा कि मैं जब छोटा था तो क्लास में पढ़ रहा था एक दिन, और कुछ चित्र बना रहा था, तो अचानक मेरे टीचर मेरे पास आए और बोले क्या बना रहे हो? तो मैंने कहा सर मैंने आपका चित्र बनाया। तो उन्होंने देखा उसको कि मेरा चित्र बनाया, बताओ। अरे साले नालायक, तूने तो सिंह का चित्र बनाया, शेर का चित्र बनाया। आर के लक्ष्मण कहता है मेरे दिमाग ये था कि जब भी टीचर दिखते मुझे ऐसा लगता है दहाड़ते हुए आएंगे मेरे पे, तो मैंने कुछ नहीं किया, जो था मेरे मन में बना दिया, तो वो उनको सिंह सा चित्र वगैरह गया। तो कलाकार तो जो अनुभूत करता है उसको अपने शिल्प में, चित्र में उकेर देता है। उसके बाद क्या होता है वो उसको मुझे लगता है देखने की जरूरत है। और मैं इसलिए एक बात और कह रहा हूँ अपनी लास्ट बट नॉट लिस्ट में आपसे बात कर रहा हूँ, जो भ्रांति की बात कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर जो है अंग्रेजी से रूपांतरित होकर आई है। तो हमने इसको मान लिया कि पिकासो ये कह रहा है कि कला की व्याख्या नहीं होना चाहिए, पिकासो ये कह रहा है कि कला जो है उसमें कला नहीं होनी चाहिए, उसको केवल देखा जाना चाहिए, उसकी किसी तरह कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। और ये मुझे लगता है, मैं कई बार व्यक्तिगत महसूस करता हूँ कि बहुत से स्तरों पर भाषांतरण में जो बाधाएं आई है उसने हमें भ्रमित किया है, उससे हम अपनी खुद की कला से बहुत से स्तरों पर जुड़ भी नहीं पाए हैं। तो उससे मुझे लगता है मुक्त होने की ज़रूरत है। मुक्त होंगे तो शायद हम सौंदर्य बोध से भी जुड़ पाएंगे। और मैं ये भी कहता हूँ कि जिस तरह से लिखने की शिक्षा मिलती है हम लोगों को, पढ़ने की शिक्षा मिलती है हम लोगों को, चित्र बनाने की शिक्षा मिलती है हम लोगों को, क्यों नहीं पेंटिंग देखने की शिक्षा भी हम लोगों को मिले। तो अगर पेंटिंग देखने की शिक्षा मिलेगी तो अपने आप ही कलाओं से हमारी रसिकता बनती चली जाएगी। और देखने की जब मैं बात करता हूँ तो केवल देखना जो है किसी कला आलोचक का ही नहीं होता है, कला मर्मज्ञ का ही नहीं होता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी आंख से कलाओं को ग्रहण करता है। जब कोई कलाकार देख रहा होता है किसी कलाकृति को, दूसरी कलाकृति को, तो उसमें वो रूपंकर को देखता है कि रंग रेखाएं और आकार मिलकर रूप की निर्मिति कैसे कर रही है, रूपंकर कैसा है। कला दीर्घा वाला जब देखता है तो उस दृष्टि से देखता है कि इसका मूल्य कितना मिलेगा मुझे, किस कलाकार की बाजार वैल्यू कितनी है, उससे उसको आंकता है। पुरातत्वविद देखेगा तो ये देखेगा कि अतीत का चित्रण कैसे हुआ इसमें, पुरातत्व की चीजें कितनी समाई इस कलाकृति में जो है। मेरे जैसा व्यक्ति रसिक देखेगा तो ये देखेगा कि उसमें रंग रेखाएं और टेक्सचर किस रूप में जो है निरूपित किया गया है। और एब्स्ट्रैक्ट भी अगर है तो उसमें रूप जो है उसके कितने खंड खंड स्मृतियों का जो है रूपायन इसमें जो हुआ है। तो ये देखने के संस्कार है, कोई किसी भी रूप में देखे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है देखना आना चाहिए। अगर देखने की ओर हम प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से कलाओं के सौंदर्य बोध से जुड़ पाएंगे। और मैं बल्कि यह भी कहता हूँ देखना हमें प्यार करना सिखाता है। कलाकृतियों से प्यार करें, आगे बढ़ें। आपने मुझे धैर्य से सुना, बहुत बहुत आभार।